मैं रिक्वेस्ट करूंगा सीनियर एडवोकेट 30 हजारी कोर्ट कुमार मुकेश जी से कि वो मंच पर आएं, और साथ ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रोफेसर रमेश सीगौड़, डायरेक्टर एनएसटी और सीनियर एडवोकेट दिल्ली हाई कोर्ट, उनका, और साथ ही प्रोफेसर रमेश सीगौड़ जी, डायरेक्टर एनएसटी एंड डीन डायरेक्टर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन एंड हेड कलानिधि डिवीजन आईजीएनसीए, उनका स्वागत। और मैं प्रणव जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब हम बिना और किसी डिटेल में गए सीधे इस सेशन में, इस पैनल में जो चर्चाएं होनी है उसे हम करते हैं, और फिर एक स्पोर्ट्स को लेकर हमारा अगला जो सत्र होगा उसमें हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ये पैनल प्रणव से रिक्वेस्ट है कि वे शुरू करें। Thank you, Janet ji. Let's begin with, sir, arbitration is what we are talking about. Mediation is what country is talking about. Arbitration, we're talking about what is happening internationally. Let's get a perspective right. Mediation की कितनी अहमियत है, कितना implementation है, कितना teeth है, कितना success है? क्या सिर्फ ये mediation जितने करोड़ों केसेस हैं उसको दरकिनार शब्द कहें, हिंदी में तो ये शायद सटीक बैठता है, क्या आपका सटीक आकलन क्या है? और इंटरनेशनल जो आर्बिट्रेशन में हम कई सालों से लगे हुए हैं कि अहमदाबाद में करेंगे, एक सेंटर बनाएंगे, बॉम्बे में बनाएंगे, अभी तक हम दुबई में हमसे आगे निकल गया, और दूसरा हमारा सिंगापुर 80 सिंगापुर में जो आर्बिट्रेशन का सेंटर है, दैट इज़ डूइंग एक्सेप्शनली वेल। व्हाई वी आर नॉट देयर? और एट द सेम टाइम ये एक और सवाल जो आ रहा है सर कि आफ्टर आई वांट टू टेक दैट क्वेश्चन आल्सो विथ यू, इज़ दैट जो इंटरनेशनल हिंदुस्तान ने जो खोला है कि इंटरनेशनल लॉ प्रैक्टिसेस अब हिंदुस्तान जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो हिंदुस्तान में प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट है? बिकॉज दीज आर द वेरी वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चंस, बट आई थिंक योर विजडम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड टू फॉर ऑल अस टू गैदर हाउ डू वी गेट अबाउट अराउंड दिस। थैंक यू। आपने जो टॉपिक लिया है, आपने जो प्रश्न किया है, ये प्रश्न ही बहुत जटिल है। कोई भी डिस्प्यूट, विवाद होंगे आपके समाज में, तो हम लोग हमेशा आशा करते हैं और देखते हैं कि कोर्ट में जाएंगे, हमेशा अदालत की तरफ देखते हैं और अदालत की तरफ जाने की कोशिश करते हैं कि इस समस्या का समाधान हमारे साथ कोर्ट में ही हो सकता है, अदालत में ही हो सकता है। लेकिन आपको ये अवगत है, आप भारतीय इन चीज़ों से अवगत है कि प्राचीन काल से मध्यस्थता आज की कोई देन नहीं है। ये आप आर्बिट्रेशन कोई आज की देन नहीं है। ये एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेशल है। ये कोर्ट के रहते हुए, अदालतों के रहते हुए एक ऐसी व्यवस्था बनाने की सरकार ने कोशिश की है कि जो पेंडेंसी है हमारी अदालत में उसको किस तरीके से कम किया जाए। वहाँ पे लोग दो व्यवस्थाएं की गई हैं, एक प्री लिटिगेशन मीडिएशन, उसके बाद एक पोस्ट लिटिगेशन मीडिएशन। इन दोनों की जो व्यवस्थाएं हैं अलग अलग हैं। आपने महसूस भी की होगी समाज में कि ये जो मध्यस्थता है, मध्यस्थता में जो मेजर डिस्प्यूट्स हैं वो सॉल्व नहीं हो पाते। मध्यस्थता एक केंद्र है जहाँ पे आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है जरूर से कि आप वहाँ जाकर दो पार्टियों को लेके एक प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं और वहाँ पे ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपके लिटिगेशंस में, अदालतों में कितने समय लगेंगे, कितना धन का जाया होगा और आप किस तरीके से परेशान होंगे। ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वहाँ पे ये समझाने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे कुछ लोगों को समझ में आती है बातें कि हाँ इसमें क्या मेरा नफ़ा है, क्या नुकसान है, क्या आर्थिक हानि है, क्या समय की बर्बादी है और किस तरीके से हमारे रिश्ते खराब हो रहे हैं। जिन लोगों को इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ग्रुप टू ग्रुप, और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं यहाँ पे आर्बिट्रेशन की आपने कही बात, मध्यस्थता के बाद मध्यस्थता, और साथ में आप देखें कि 1987 से एक नेशनल लोक अदालत, इंडियन लीगल सर्विसेज का भी व्यवस्था प्रावधान किया गया है यहाँ पे। उसमें क्या होता है, अभी पिछले सेकेंड सैटरडे को नेशनल लोक अदालत की भी व्यवस्था थी। नेशनल लोक अदालत भी इस कड़ी में एक कड़ी है इस मध्यस्थता की। उसमें भी वही मुकदमे
रेफर किए जाते हैं जिसमें समझौता अदालत में ऑलरेडी हो चुका होता है या जिसमें की संभावनाएं होने की है। जो हम लोगों का इंडेक्स है नेशनल लोक अदालत का कि इस बार नेशनल लोक अदालत में 1.5 लाख केस की सुनवाई हो गई, निपटारा कर दिया गया, लेकिन वास्तव में 1.5 लाख में से 1,45,000 मुकदमे पहले से सेटल होते हैं। वो उसमें मुकदमे कौन कौन से लिए जाते हैं? चालान के, जो गाड़ियों की स्पीड की चालान के होते हैं, जो छोटे छोटे मुकदमे होते हैं, कोई मेजर मुकदमे उसमें नहीं होते हैं वहाँ पे नेशनल लोक अदालत में। तो छोटे छोटे मुकदमे को नेशनल लोक अदालत में रेफर करके उसके केवल अपने आप इंडेक्स को तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन वास्तव में जो इंडेक्स आपका जो पेंडेंसी का अदालतों में है वो पेंडेंसी वैसे का वैसे ही रहेगा। जो पेंडेंसी की जो सबसे महत्वपूर्ण वजह है इंटर स्टेट डिपार्टमेंट। अगर आज के डेट में 4 करोड़ पूरे अदालतों में मुकदमा पेंडिंग है तो खास करके सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्टों में आपके गवर्नमेंट, फाइनेंस गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, कॉमर्स डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से उलझे हुए हैं। आपको जानकर ये भी आश्चर्य होगा कि कितने इन अदालतों में कितने एडवोकेट्स रिक्रूट किए गए हैं आपके सरकार के द्वारा। अगर सरकार अपनी ही पहल कर ले कि मुकदमों की पेंडेंसी कैसे खत्म की जाए तो वो पेंडेंसी अपने आप बहुत कम हो जाएगी। बहुत सारे मुकदमे आप देखेंगे ट्रायल कोर्ट में, खास करके मजिस्ट्रेट के पास, सिविल कोर्ट में अननेसेसरी के चल रहे हैं। वो एक गाइडलाइन फ्रेम हो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा, इस तरीके के मुकदमे का निपटारा इतने दिनों में करके खत्म करना है। आपको ये चीज से आप अवगत होंगे कि पटना में हाई कोर्ट एक जज साहब ने एक दिन में 400 बेलें दी हैं। एक दिन में 400 बेल एप्लीकेशन का निपटारा किया। वो कैसे किया? वो सारे संबंधित थे शराब से, मद्य निषेध से। वहां पे मद्य निषेध एक बड़ी जटिल समस्या हो गई, तो पेंडेंसी तो होगी ना फिर। तो इस पेंडेंसीज को खत्म करने के लिए, उसको कम करने के लिए ही अदालत के कार्यों को संचालित करते हुए एक ऐसी व्यवस्था करी गई सरकार के द्वारा, उसी को कहते हैं मध्यस्थता। अब आपने पूछा कि आर्बिट्रेशन भारत में क्यों नहीं पनप पाया? वो जो मुझे समझ में आई अभी तक एक बात, वो एक बात समझ में ये आई कि हम लोग इंटीग्रिटी फुल नहीं है। When an advocate says that, this means something unusual and इंटीग्रिटी मीन्स आप देखेंगे कि जितने भी बड़े बड़े आर्बिट्रेशंस के केसेस हैं जो आज इंडिया इंटरनेशनल आर्बी सेंटर सेटअप किया गया है, भारत में 1960 से स्टार्ट है विभिन्न रूपों में। आज लेटेस्ट नाम इसका ये है। सिंगापुर ने तो आप बताया, हब क्यों है, लंदन, पेरिस। अजीब की बात ये है सर कि हिंदुस्तान के ही लॉयर सिंगापुर और लंदन और पेरिस जाते हो, एक फॉर के साइड से होता है, दूध रह के उसके साइड से होता है। और ये बैटरी ऑफ लॉ है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वहां पे कोर्स की एनफोर्समेंट नहीं है आर्बिट्रेशन में। आर्बिट्रेशन हमेशा कॉमर्शियल नेचर का है। आर्बिट्रेशन कभी भी आप नहीं देखेंगे कि आप फैमिली रिलेटेड हो, लैंड डिस्प्यूट हो, लैंड डिस्प्यूट में भी आर्बिट्रेशन नहीं है। ओनली कॉमर्शियल रिलेशन में है। आपके जितने मल्टीनेशनल्स हैं, आपका इन्वेस्टमेंट भी आपके इफेक्टिव आर्बिट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर किसी तरीके का विवाद उत्पन्न हो रहा है यहाँ पे, तो इसको किस तरीके से जल्दी निपटारा करा जाए। उसमें भी हम लोग पीछे हो जाते। उसका रीजन है 1940 का आर्बिट्रेशन एक्ट था। आर्बिट्रेटर ने अवार्ड पास कर दिया,
और आइदर ऑफ द लूजर पार्टी हमेशा उसका ऑब्जेक्शन फाइल करेगी। एक सेक्शन से 34 में ऑब्जेक्शन फाइल होता था, उसमें यही समझा जैसे ही ऑब्जेक्शन फाइल हो गया इट इज ऑटोमेटिकली स्टेट अवार्ड। अब तो कंपनी मर गई वो। दूसरा एक और है, आप देखें 1996 में एक आर्बिट्रेशन एक्ट, नया आर्बिट्रेशन एक्ट आया। उसमें क्या, उसमें एक क्लॉज दे दिया गया कि अगर फ्रॉड किया हो अवार्ड में, अवार्ड ऑब्टेन्ड बाय अ फ्रॉड, देन कोर्ट कैन इंटरवीन। अब इसका तो कोई, अब पूरे आर्बिट्रेशन एक्ट में फ्रॉड की कोई परिभाषा नहीं दी गई। जब किसी चीज को परिभाषित नहीं कर रहे आप, किसी चीज का डेफिनेशन नहीं है आप, तो फ्रॉड तो वेग टर्म है। लूजर पार्टी हमेशा कोर्ट को अप्रोच करेगी। इसके कारण दूसरी वजह है, तीसरी वजह है ये कि जितने भी आर्बिट्रेटर अपॉइंट होते हैं वो सारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज अपॉइंट होते हैं। जिस तरीके की पेंडेंसी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उनके पास होती है अदालतों में, उसी तरीके की पेंडेंसी आर्बिट्रेशन में भी उनके पास होती है, क्योंकि वहां भी सेलेक्टेड लोगों को ही आर्बिट्रेटर बनाया जाता है। यहाँ पे ऐसा कोई यार्डस्टिक डेवलप नहीं किया गया कि आर्बिट्रेटर के लिए अलग से ट्रेनिंग दी जाए। उसका अब कोर्ट में, जैसे मैं अदालत में हूँ, पहले कोर्ट का काम करूँगा, फिर आर्बिट्रेशन का मैटर लगा हुआ है हमारा आर्बिट्रेटर के पास, तो कोशिश करूँगा कि अगर कोर्ट में हेल्ड अप हो गया तो इसका क्या कोई तारीख मिल जाए। एक बड़ी वजह ये भी है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो हमारे भारत में वो बेसिकली लैक ऑफ मानसिक रूप से परिपक्व नहीं है हम। एक तरफ तो प्लैब का एग्जाम है, इतना टफ है, हाँ। कहते हैं सीए से भी ज़्यादा टफ है, हाँ। और इंजीनियरिंग मेडिकल से भी ज़्यादा टफ है। और दूसरी तरफ जो आपने कहा कि हम मानसिक रूप से परिपक्व नहीं है, ये कितना दोनों में डिफरेंस आप समझते हैं? वेयर इज द स्कोप, व्हाट आई मीन टू से, वेयर इज द, दिस इज द गैप दैट वी हैव, यू एंड मी हैव आइडेंटिफाइड, वेयर इज द स्कोप ऑफ ब्रिजिंग द गैप? इसको मैं उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ आपको। हमारे यहाँ आईआईटी, क्लैट को एग्जाम्पल में देता हूँ, आईआईटी सबसे कठिन परीक्षाएं हैं, लेकिन आप ये देखें कि हमारे यहाँ रिसर्च कितने होते हैं। हमारे यहाँ मेडिकल की परीक्षाएं बहुत कठिन हैं, लेकिन कितने डॉक्टर रिसर्च में इन्वॉल्व हैं। उसी तरीके से क्लैट की परीक्षाएं बहुत कठिन हैं, लेकिन वो आप ये भी देखेंगे कि जो क्लैट पास करने वाले हैं वो बहुत कम जुडिशरी में आ रहे हैं, क्योंकि जुडिशरी में एंट्री लेवल पे तो उनको मजिस्ट्रेट बनना पड़ेगा। अब क्लैट की पढ़ाई भी महंगी है एट पार टू आईआईटी। पहले जमाने में कहते थे लोग कि कुछ नहीं हो रहा है, लॉ में एडमिशन ले लिया, लेकिन वास्तव में लॉ में जिसका एकेडमी साउंड होगा वही सरवाइव कर पाएगा। जिसकी लैंग्वेज इंग्लिश हो या हिंदी हो वही सरवाइव कर। ये मिथ है हमारे समाज का, खास करके हम लोगों के समाज का ये मिथ है। क्लैट में आप अगर अपने चैनल के माध्यम से एक सर्वे जरूर से कराएं कि क्लैट में जितने भी हर एक साल बच्चे पढ़ के पास आउट होते हैं उसमें इन लोग कहाँ कहाँ क्या क्या करते हैं, तो आप ये पाएंगे कि जितने लॉ फर्म्स हैं, इंडियन लॉ फर्म्स, वो सब में वो नौकरी कर रहे होते हैं। आप ये सर्वे करेंगे तो आप ये पाएंगे। तो बेसिकली जो लीगल इंस्टीट्यूशन है वो नौकरी करने के लिए नहीं बना है, ये सेवा के लिए बना है। आप ये भी देखें, इसमें मैं बार काउंसिल में सचिव हूं और एनरोलमेंट कमेटी में भी हूं, तो ये देखता हूं कि जो बच्चे एनरोलमेंट के लिए आते हैं उससे जो क्वेश्चंस पूछता हूं, बेसिक क्वेश्चंस एनरोलमेंट से पहले, उससे यही पूछता हूं कि 5 साल में या 3 साल में आपने कौन सा सबसे अच्छा पढ़ा है, जो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट हो आपका। कोई बोलेंगे क्रिमिनल है, कोई बोलेंगे आर्बिट्रेशन है, कोई बोलेंगे टैक्स है, कोई बोलेंगे कॉन्स्टी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन वाले से पूछ लेते हैं कभी कभी
कि प्रीएम्बल में 4 वर्ड कौन से हैं, 5 वर्ड कौन से, वो बता दो, तो नहीं बता पाता सर। तो बेसिकली आप देखेंगे ना, तो ये सिर्फ पढ़ाई हो रही है। वी आर प्रोड्यूसिंग ओनली, दिस इज नॉट एन एजुकेशन, ये शिक्षा नहीं है। वी आर जस्ट एक्वायरिंग अ डिग्री, learning process to acquire education and acquire or obtain a certificate, both are different thing. मैं ज़्यादा तो पूछ नहीं पाऊंगा लीगल में, बट इतना ही पूछता हूँ सर, क्लैट जब सबके पास हो जाएंगे, सब क्लैट अगले 10 साल में क्लैट से लोग आएंगे, आपने तो एक राइडर लगा दिया कि वो तो कहीं और जा रहे हैं क्लैट पास करके तो यदि क्लैट में और ज़्यादा पास आउट होंगे और ज़्यादा लोग आएंगे, तो जो प्रेजेंट सिचुएशन है हिंदुस्तान के जुडिशरी का जो खबर में रहता है, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, या क्या नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? देखिए, इसमें मैं उदाहरण बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का दे रहा हूँ आपको। मैं अपना 98 में मेरा एनरोलमेंट हुआ था अक्टूबर में, तो मेरा एनरोलमेंट नंबर था 957, यानी कि हमसे पहले 956 लोगों का एनरोलमेंट हुआ था। आज के डेट में अक्टूबर में जनवरी से जोड़ें, जनवरी में तो 13,000 पहुंच जाता है केवल बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में। हमारे पास रोल पे 1,51,000 एडवोकेट बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में, और टोटल इंडिया में आज के डेट में 22 लाख एडवोकेट हो गए हैं। लेकिन एक कमाल की बात एक और है, जैसे आपके जर्नलिज्म में भी है और प्रोफेशंस में भी हैं, लॉ के प्रति, अदालतों के प्रति, अपने काम के प्रति जो व्यक्ति फोकस्ड नहीं है, वो सक्सेसफुल नहीं है। हमारे साथ के ही बहुत सारे हमारे दोस्त लोग थे जो फोकस्ड नहीं थे, अपने अपने दूसरे प्रोफेशन में चले गए, केवल डिग्रियां ले रखी हैं। तो इस चीज से घबराने की बात नहीं है कि कौन कितने हो जाएं, लाख हो जाएं, 2 लाख हो जाएं, 20 लाख हो जाएं। जो फोकस्ड है, जिसने सच्ची मेहनत से, और इसमें सबसे बड़ी जरूरी है व्यवहारिक ज्ञान का भी होना बहुत जरूरी है। इसमें अगर व्यवहारिक केवल किताब के क्लॉज को पढ़ना, उसकी व्याख्या करना तो सुप्रीम कोर्ट का काम है, लेकिन जो नीचे की अदालतें हैं वहां पे तो ह्यूमन बिहेवियर बहुत जरूरी है। बिना उस ह्यूमन बिहेवियर को पढ़े हुए आप कर ही नहीं सकते कुछ। तो संख्या से डरना नहीं होता है यहाँ पे, उस संख्या में गुणात्मक सुधार कैसे करें, ये जरूरी है। That's a very, very, very pertinent point that you have raised. How do we improve the सुधार? ये शब्द एक, मतलब मुझे लगता है कि ये आपके पूरे उद्बोधन में ये शब्द कहीं ना कहीं अलग अलग शब्दों के साथ जुड़ता हुआ और उसके साथ ऐड होता हुआ, अटैच होता हुआ है। एंड आई थिंक यू हैव amply said and amply amplified what it is all about. And I think all the people who will be listening to this conversation with that आपका जो आज उद्बोधन वो सुनेंगे तो शायद उनको मैसेज मिल जाएगी। मैंने इशारा भी किया कि क्लैट से यदि बहुत ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो उसका सिस्टम में क्या होगा, उसके बारे में आप थोड़ा सा स्किप करके, यू नो व्हाट आई वाज आस्किंग फॉर एंड वेयर आई वाज गोइंग, बट आई लीव दैट टू यू एंड आई हैव नो ग्रज इन आस्किंग फर्दर आस्किंग अ क्वेश्चन अबाउट वेयर आवर जुडिशरी सिस्टम इज। कुछ भी नहीं होगा। जो व्यक्ति जितना मेहनत करेगा ना, जो व्यक्ति किसी भी सब्जेक्ट में हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, जो व्यक्ति मेहनत करेगा, संख्या पे मत जाना आप, संख्या में जाने की जरूरत नहीं है। अब पहले देखिए कि पहले राज्यों में जिले कितने होते थे, आज राज्यों में जिले कितने हैं। एक जिले के 10 जिले बन गए आज के डेट में। उसी तरीके से अब आप ये देखें कि क्लैट्स कितने हैं अभी। क्लैट, इसके जो एनएलयू हैं, एनएलयू के अलावा बहुत सारे लॉ लीगल इंस्टीट्यूशंस हैं जो अपने आप को कॉमन इंटरेस्ट, लीगल कॉमन इंटरेस्ट स्टेट का हिस्सा बना लिया अपने आप को। आपको दिल्ली एनसीआर में ही मिल जाएंगे कम से कम तो 100
कॉलेजेस। जब 100 कॉलेजेस खुल रहे हैं, साथ में आप ये देखें कि पहले दिल्ली में और एनसीआर में कॉलेजेस कितने थे, यूनिवर्सिटीज़ कितनी थी। हमारे ज़माने में 3 यूनिवर्सिटीज़ थी, एक दिल्ली, एक जामिया, जेएनयू। आज हैं एयूडी आ गई यहाँ पे, इंद्रप्रस्थ आ गई यहाँ पे, और एनसीआर गुड़गांव में बढ़ जाएंगे तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की भरमार आ गई। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी कैसी है, आप ये देखें कि वो अपने आप का प्रचार आता है कि इस यूनिवर्सिटी में आके एडमिशन लो। तो उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए कोई यूनिवर्सिटी अपना प्रचार तो करती नहीं है। आज तक आपने कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी को प्रचार करते नहीं देखा आपने। लेकिन जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं गुड़गांव में, नोएडा में और आगे और एक्सटेंडेड एनसीआर में, तो आप देखें सारे यूनिवर्सिटीज़ खुल गए। सारे यूनिवर्सिटी में जनसंख्या के बच्चे कहाँ हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। Thank you. On that positive note, I guess the legal fraternity will enrich with what the inputs that you have given. The much awaited and the most important, हमारे साथ रमेश बिधूरी जी जो साउथ दिल्ली के सांसद है वो भी आए। मैं आई रिक्वेस्ट रमेश बिधूरी जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। सर प्लीज कम हियर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर स्पेयरिंग टाइम। आप तो बहुत व्यस्त थे सर, आप आए, but thank you very, very much. There are two things. Moving ahead with this conversation, there are two very important points that I want to think about. NSD and IGNCA, they are the premier best in India. But my bigger question is, culture को, अपने ट्रेडिशन को, आर्ट फॉर्म को, आर्ट एक्सप्रेशन को हम कहाँ ले जाना चाहते हैं? क्या आर्ट एक्सप्रेशन का कोई दायरा है, कोई इम्प्लीमेंटेशन का कोई व्यवस्था है, या आर्ट इम्प्लीमेंटेशन, आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि जो कभी कभी वो आवाज़ उठती है कि आर्ट इज़ beyond law, art is creativity, art is to be expressed. If you don't accept anything and everything that is said in art, or you don't align with it, you are with me or you with the enemy. How hurt you feel, or is there a communication gap, or is it intent or implementation or thought process? Where do you see the whole gamut of things? I hope you got. I'm not using that word that is circulating all around for a few years now, and mostly in the sloganing part. Where is art going? How art can make nationalists out of India? How art, respect for art and respect for culture and respect for Sabhyata, respect for Sanatan, respect for this side of the Hindu Kush. I'm putting your bigger canvas. Please explain, sir. Thank you, Pravan. And I'm seeing your conversation since last 2 hours, and I'm glad that you have been talking to various experts and trying to find out some kind of interdisciplinary solutions to various issues. See, when we talk about art, art is our life, and art is integral part of any society. No society can exist, no country can exist without art. And when you talk about country like India, like if we talk about our history, ancient history, India was the country or a kind of like role model to promote art and culture all over the world. And it will not be like something very high to say that knowledge travels from India to the rest of the world. And we have proven theories, we have records. It may be literature, it may be any kind of
craft, any kind of various art forms, music, dance, our Natya Shastra written by Bharat Muni, which is thousands of years old. It has given us the world what drama and theater is all about. And if you talk about our knowledge systems, even now we have more than 1 crore manuscripts exist in this country. And these manuscripts are not just on Ramayana, Mahabharata or Puran or Gita. It is all about our all ancient subjects, like on alternative medical science, on astronomy, on mathematics, on astrophysics, ancient architecture system. So all this knowledge prove that what we were in the past, and nobody can deny it, because we have enough examples when our manuscripts were translated by various foreign scholars, and a lot of things that do exist in that. See, unfortunately, what art and culture is today, it is not something was there in our ancient time. अगर हम सही मायनों में बात करें तो शायद हमारी बदकिस्मती शुरू हुई जब मुस्लिम्स ने इन्वेजन किया, और उनको ना तो कोई लिटरेचर से लेना देना था, ना कहीं आर्ट एंड कल्चर से लेना देना था. उनका अपना एक अलग ही लैंग्वेज थी, कल्चर थी. तो सबसे पहले जो इन्वेडर्स आते हैं वो आपके एजुकेशन और आर्ट एंड कल्चर को ही अटैक करते हैं, और वो उन्होंने किया, चाहे हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी हो या फिर भारत की जितनी भी सांस्कृतिक परंपरा थी उन सबको पूरी तरह तहस नहस किया गया. आपको मैं एक सच्चाई बताता हूँ कि पिछले हज़ारों सालों में जितने भी इन्वेजन ये मुगल्स ने किए, जिस भी कंट्री में किए, वहाँ पर 100% कन्वर्जन हुआ. चाहे वो आप इराक का एग्जाम्पल ले लो या और भी बहुत सारे कंट्रीज, मलेशिया, इंडोनेशिया और वो सब. भारत एक अलग ऐसा देश था कि वो हज़ारों साल की इन्वेजन के बाद भी अपनी जो कल्चरल आइडेंटिटी को बचा के रखा. और वो कैसे हुआ? क्योंकि उसके लिए कौन लोग, जिनकी वजह से कौन हमारे हीरोज़ थे, हमारे जो ऋषि मुनि, हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स, हमारे जो गुरुकुल में जो एजुकेशन देने वाले हमारे गुरुज, इतने सारे यातनाएं सहने के बावजूद और इतनी सारी तहस-नहस उन्होंने कोशिश की, हम अपनी उस एजुकेशन, अपना कल्चर, उसको हमने इंटैक्ट रखा. और ये शायद हमारी सभ्यता, हमारी सांस्कृतिक धरोहर का सबसे स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है कि क्योंकि 1000 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है और बाकी सारे कंट्रीज़ में सब लोगों ने सरेंडर कर दिया. और ये इस चीज़ के ऊपर वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत सारी रिसर्च भी हुई है कि हाउ वी आर एबल टू लाइक स्टिल इट इज़ वी आर ए मेजॉरिटी हिंदू कंट्री because of our spiritual leaders and ऋषि और मुनि. डेफिनेटली जो सेकेंड फेज आया वो जब ब्रिटिश पीरियड आया, they were more shrewd and cunning as compared to Muslims. उन्होंने जो एक सबसे बड़ा डैमेज जो मुस्लिम्स 1000 सालों में नहीं कर पाए, वो ब्रिटिशर्स ने 200 सालों में कर दिया. उन्होंने सबसे ज़्यादा उन्होंने खाली एजुकेशन सिस्टम ही नहीं बदला, उन्होंने बहुत सारे माइंड्स को इन्फ्लुएंस किया. और जब हमें आज़ादी मिली तो हमारा जो उस समय का जो एजुकेटेड क्लास था, जो हमारे लोग, उनको बहुत लंबा चौड़ा इन्फ्लुएंस ऑलरेडी माइंड पर हो चुका था. मैं आपको एनएसडी का एग्जांपल देता हूँ. एनएसडी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1959. लेकिन उससे पहले अगर हम हमारा अपनी जो रंगमंच की परंपरा की बात करें, जो हमारे स्वांग, नौटंकी, हर स्टेट में कहीं ना कहीं हमारी लोक परंपराएं होती थी और वो चली आ रही हैं सालों से और बरसों से. लेकिन अंग्रेज़ों ने बड़ी स्मार्टली, जब उनकी ब्रिटिश आर्मीज़ आई, तो जो शेक्सपियरियन जो फॉर्म थी ना आर्ट की, वो उनको उन्होंने पहले बोरो किया. और वो जो उनकी अपनी आर्मी को एंटरटेन करने के लिए नाटक परफॉर्मेंस करते थे, धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं हमारे जो लोकल आर्टिस्ट थे उनको भी इन्फ्लुएंस किया. तो जब हमने अपनी जो एजुकेशन सिस्टम शुरू किया या हमने अपनी कला के बारे में जो भी
ये जो पीरियड था हमारा आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसमें बहुत सारे माइंड जो एजुकेटेड माइंड थे, दे वर इन्फ्लुएंस विद ब्रिटिश और यूरोपियन मॉडल। और ये अगर हम बात करें कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, उनमें वो इन्फ्लुएंस है, बहुत सारे ग्रेट इंस्टीट्यूशन इमर्ज हुए हैं। एनएसडी इज़ वन ऑफ द लीडिंग और वन ऑफ द बेस्ट इन द, नॉट इन इंडिया बट इन द वर्ल्ड, डन वंडरफुल वर्क। लेकिन कहीं ना कहीं हमने जो वेस्टर्न मॉडल को या वेस्टर्न थॉट्स को बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया। हमारी नुकसान क्या हुआ कि जो हमारी लोक परंपरा थी, जो धीरे धीरे जो गांव में, मैं एक छोटे से गांव से आता हूं जहां स्वांग होता था, एक बच्चों की नौटंकी मंडली होती थी, बड़ों की होती थी, रेगुलर एक्टिविटीज़ होती, वो शायद कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई। और वो इसलिए ख़त्म हुई कि हमने फोकस बोरोड मॉडल के ऊपर, एडप्शन हमारा वो रहा जो एक वेस्टर्नाइज थॉट थी, और ये शायद सबसे बड़ा नुकसान हमारे लिए हुआ। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, हमारे पास अभी भी वो परंपराएं कहीं ना कहीं जिंदा हैं। हमें अभी भी उस डायरेक्शन में काम करके उनको जिंदा रखना है। और सही बात है कि अगर हमें अपनी संस्कृत परंपरा को रखना है तो हमें उन सारी परंपराओं को आगे बढ़ाना होगा। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट में बात कर रहा हूँ, ये किस में है? पाली में, प्रगति में, ब्राह्मी में, शारदा में, ग्रंथ, ये सारी जो लिपियाँ हैं, मैं और आप नहीं समझते उसको। उसके लिए कुछ सेलेक्ट स्कॉलर बचे हुए हैं, तो उन स्कॉलर्स की तादाद भी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि इन 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट में जो हिडन ट्रेजर है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, हम एक मैन्युस्क्रिप्ट ट्रांसलेट कर रहे हैं, उसका नाम है नेत्र प्रकाशिका। इट इज़ अबाउट आई डिजीज़। उसमें कम से कम 200 तरह के आई को डिजीज़ को डायग्नोस करने का, और उसका एक, तो ये जो नॉलेज है ना, ये हमारी मेडिकल साइंस, आर्किटेक्चर, इनको सबको मॉडर्न साइंस से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, जो हमारी हीलिंग प्रैक्टिसेस हैं। तो दूसरा वो एक बहुत ज़रूरी जो हमने नहीं किया, हमने मॉडर्न साइंस को तो खूब बढ़ाया, लेकिन हमारी उन ट्रेजर में क्या छुपा हुआ है, हमने उसको जानने की नहीं कोशिश की। हम अर्थक्वेक रेजिस्टेंट सिस्टम मॉडल की बात करते हैं, ये हमारे यहाँ हज़ारों सालों से ऑलरेडी डेवलप्ड, डिज़ाइन डेवलप्ड है। ये जो आज जो हम मॉडर्न आर्किटेक्चर सिस्टम में बात करते हैं कि बिल्डिंग अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, हमारे सारे टेम्पल्स और जो पुरानी सारी बिल्डिंग है, देखो, दे ऑल वर, एंड वी हैव डिज़ाइंस, वी हैव लिटरेचर अवेलेबल विच कैन प्रूव इट। तो कहीं ना कहीं सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि हमें हमारी जो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है, उनको हमें मॉडर्न साइंस से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई कि लिंकेजेस की ज़रूरत है, लिंकेजेस चाहिए। जो हमारा एक ट्रेडिशनल हज़ारों साल का प्रैक्टिस था और आज एक नया सिस्टम आया है, जैसे हमने अपने आप को लिंकेज किया कंप्यूटर एज के लिए, हमने लिंकेज किया स्मार्टफोन एज के लिए, हमने लिंकेज किया मोबाइल फ़ोन एज के लिए, हमने लिंकेज किया, आज हम सोच रहे हैं कि क्वांटम की ओर तो हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट यू आर सेइंग, एंड आई थिंक दैट्स अ वैलिड, very, very, very important observation, and I think this important observation that you have made today will echo, and we can, it is not only a reference, it is also pathway that you have shown. I think that there is the key message there. We need to link our past with the present and to take it to the next level in future. थैंक यू सर वेरी मच। और हमारे साथ रमेश भिदुरी जी हैं, हमारे सांसद हैं। मैं उनके क्षेत्र से भी आता हूँ, वो हमारे सांसद हमारे क्षेत्र के भी है, मैं द्वारका रहता हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने टाइम निकाला। लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है सर कि आपको भारत में यंग टर्क बीजेपी का माना जाता है, वो जुझारू नेता जो कहीं भी खड़ा हो जाए और लोग वो आपको सुनने को तत्पर रहते हैं। रमेश जी, हमें ये जानना है कि ऐसा क्या हो रहा है हमारे समाज में जो एक लोग ये समझने लगे हैं कि हम सिस्टम के अगेंस्ट जाएं तभी हम सोने जाएंगे। हम कुछ, जैसे हमने डॉक्टर रमेश से भी वो शब्द नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन आई होप ही अंडरस्टूड व्हाट आई वाज सेइंग, कि एक एंटी सिस्टम होने का एक पैमाना लोग बदल रहे हैं। पहले होता था कि हम एंटी सिस्टम होंगे तो हम देश को आगे बढ़ाएंगे। आज हो रहा है कि जब देश आगे बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री जी जो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, जो सिस्टम में काम हो रहा है, उसको शायद हम बता नहीं पा रहे हैं सर, या उसको लोग जान करके
उसको डिस्टॉर्ट करना चाहते हैं. आई होप यू हैव गॉट सम अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट फ्रॉम यू, बिकॉज आप लोग जिस तरीके से काम करते हैं, मैं तो दिन भर राजनेताओं के बीच रहता हूँ, जितनी आपकी 10 घंटे 12 घंटे 20 घंटे 22 घंटे 10 दिन 15 दिन आप एक राज्य के इलेक्शन से वापस आए, जितनी आपने कमिटमेंट दिखाई, जद्दोजहद की, वो कोई नहीं देखता है. लेकिन लोग बस इतना देखते हैं कि अरे सिस्टम में ये ऐसा है, हम उसके अगेंस्ट बोलेंगे तो हम छप जाएंगे, हम दिख जाएंगे, या हमारे छपास की बीमारी है. तो ये जो एक पब्लिक में एक परसेप्शन है कि हम सिस्टम के अगेंस्ट बात करें, एक पब्लिक में जो एक इशू है कि हम जो समाज में प्रोग्रेसिव नहीं हो पाते हैं, हम रिग्रेसिव है. ऐसा क्यों है सर? यदि आपकी एनालिसिस हमें समझ आ पाए सर. देखो प्रणव जी, इसमें दो बातें हैं. पॉजिटिविटी की तरफ लोगों का ध्यान कम रहता है, नेगेटिविटी की तरफ लोगों का ध्यान ज़्यादा अट्रैक्ट होता है. आप कोई भी पॉजिटिव वर्क करेंगे, काम करेंगे, तो जनमानस के मन में एक धारणा रहती है ये तो काम है इसका, ये तो कर ही रहे हैं, करना ही है इन्होंने, कोई नई बात नहीं है. उसी काम को नेगेटिविटी के द्वारा अगर करने का प्रयास करोगे आप, एक बहुत बड़ा फूलों का गट्ठा जिसमें बहुत अच्छे फ्लेवर्स आ रहे हो, वो यहाँ पर इस कोने में डाल दो आप. उसकी जो फ्लेवर्स है, उसकी जो सुगंध है, वो मुश्किल से 2 4 6 मीटर में रहेगी. लेकिन यही एक सड़ा हुआ कुत्ता ला के डाल दो 10 दिन पुराना, वो इस हॉल में नहीं घुसने देगा. वो तेजी के साथ में, तो गंध जो है, नेगेटिविटी जो है, वो बड़े तेजी के साथ भागती है. और लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि मैं कोई भी काम नेगेटिविटी के साथ में करूंगा तो लोगों का अट्रैक्शन मेरी तरफ ज्यादा रहेगा. तो पॉलिटिक्स में इस प्रकार का जो नैरेटिव बनाने की लोग कोशिश करते हैं. जैसे मैं दिल्ली का उदाहरण देता हूं. दिल्ली के उदाहरण में अगर दूं तो दिल्ली के आज के जो मुख्यमंत्री जी हैं माननीय केजरीवाल साहब, आप देखिए उन्होंने जो भी बातें कही थी सब नेगेटिव कही थी, जो बजट के दायरे में नहीं आती थी, जो मालूम है, ही नोज वेरी वेल, वो उस टाइम भी जानता था कि वो नहीं कर सकता. 500 में स्कूल बनाऊंगा, 20 में कॉलेज खोल दूंगा. जो उन्होंने सपने दिखाए, सब्ज बाग दिखाई, वो अनहोनी वाले थे, नेगेटिव वाली सोच के कारण थे. आज के जो लोग हैं, जो भी अभी मैं बता रहा हूं, एक झूठ को 100 बार आप दोहराएंगे ना, लोग उसको सच मानने लगते हैं. अभी देखिए आप, अपोजिशन के जो लोग हैं मोदी जी के खिलाफ, वो बार बार एक बात रोते रहते हैं, महंगाई 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 महंगाई. लोग भी भूल जाते हैं. वो ये भूल गए कि 11-12 के दशक में, 13 के दशक में, मनमोहन सिंह जी के टाइम में महंगाई जो थी वो 12% के करीब इन्फ्लेशन थी, 12-12.5%. पीएम साहब ने 4.70 पर उसको रोक के रखा आफ्टर कोविड के टाइम तो 3.8 पे आ गई थी, जो पूरी दुनिया के लिए, पूरे लोगों के लिए फ्रूटफुल होती है कि जितनी चीजें महंगी बढ़ेंगी उतनी उनकी सैलरी भी बढ़ जाती है. लेकिन 12% को कोई नहीं देख रहा, 4.5% को. पेट्रोल 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गई थी, 36 रुपए लीटर था देश के अंदर पेट्रोल. जब मनमोहन सिंह जी की सरकार गई, 78 रुपए लीटर था. 2014 में मोदी साहब आए, मोदी साहब ने 78 से उसको 62 में लेकर आए थे, 78 से. और आज वो 78 से बढ़कर 92-93 92-93 रुपए लीटर पेट्रोल है. 78 से 92 महंगा है या 36 से 78 महंगा है. लेकिन आप अपोजिशन के लोगों को देखो, जब भी देखेंगे महंगाई की तरफ ध्यान ही नहीं है, महंगाई की तरफ ध्यान ही नहीं है. अगर बेरोजगारी की बात करेंगे, आज रक्षा क्षेत्र के अंदर भी इतना जबरदस्त जो एक्सपोर्ट हमने किया है. पहले 1900 करोड़ रुपए का केवल एक्सपोर्ट किया था रक्षा क्षेत्र के इंस्ट्रूमेंट पे, 1900 करोड़. आज आप डाटा निकालिए तो 12,000 करोड़. क्या इससे रोजगार नहीं बढ़ा होगा? 12,000 करोड़ के एमिशंस वगैरह, औजार रक्षा के क्षेत्र में जो भी टैंक वगैरह, गाड़ियां वगैरह जो भी भारत इंपोर्ट कर रहा है, कहां 1900 और कहां 12,000 8 साल के अंदर. हमारे देश के अंदर 5 राज्यों में मेट्रो चला करती थी. मेट्रो 1991 के अंदर आई थी प्रणव भाई. अटल बिहारी वाजपेयी ने सीलमपुर से बस अड्डे तक मेट्रो का उद्घाटन किया था. शीला जी मुख्यमंत्री बन गई थी, पहली मेट्रो जो देश में आई थी. 14 तक 5 राज्यों में मेट्रो चल रही थी. आज 20 शहरों में, राज्य गलत कह गया मैं, 20 शहरों में आज मेट्रो देश में दौड़ रही है केवल 8 वर्ष में. 20 शहरों में मेट्रो की अगर गति बताओगे तो जहां केवल 248 किलोमीटर के लगभग पिछले 10 साल में मेट्रो बनी, और आज मेट्रो 777, 248 से 777 किलोमीटर मेट्रो राज्य शहरों के अंदर दौड़ रही है. तो इस प्रकार से जो देश की प्रगति हो रही है, और जो आपने ये कार्यक्रम रखा है कि
अमृतकाल 247 आपने जो नाम दिया, वो निश्चित रूप से आज भारत उस अमृतकाल की तरफ चल रहा है। जो वो गरीब वर्ग था, वंचित, उपेक्षित, अपनी इच्छाओं के प्रति ललायित, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं किया देश का। मैं ये नहीं कह रहा कि पहली सरकारों ने, पहले लोगों ने कुछ किया ही नहीं, किया, लेकिन जितना किया जाना चाहिए था शायद वो उतना करने में नाकामयाब रहे, उतनी मेहनत करने में नाकामयाब रहे। उसी का एक कारण बढ़ गया कि लोगों में अब जो जिनको तुम समझाना चाहोगे ना देशवासियों, वो समझ रहे हैं देश 2047 में वर्ल्ड पावर की तरफ बढ़ रहा है, वो समझ गए। लेकिन जिनको समझना ही नहीं है, जिनको मालूम है, उनको कोई समझा भी नहीं सकता है। लेकिन 125 करोड़ की आबादी में उनकी संख्या मुश्किल से 2 या 4 हजार है जो समझना नहीं चाहते हैं। लेकिन 125 करोड़ लोग देशवासी समझ गए, और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि 2014 में देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब जब आए थे, तो 2019 में जब आए तो उससे ज्यादा प्लस में सीट लेकर लोगों ने उनको मैंडेट दिया प्रधानमंत्री जी को। आज मैं कर्नाटका में था, अभी मेरे पास भी एक जिला था हासन, वहां पर 2 सीट थी जो सीट हम जीत गए। कभी भी जिंदगी में पहली बार बेलूर और सकलेशपुर कभी भी भाजपा नहीं जीती थी जी। मुझे भी परमपिता परमेश्वर की कृपा रही कि वहां से वो जिस सीट पर मैं, वो भी जीत गई पहली बार जी। तो आज जब उन लोगों से हम बात करते थे तो वो स्टेट की जो प्रॉब्लम्स हैं, स्टेट के अंदर जो लीडरशिप है, उससे तो खफा थे। लेकिन जब उनसे बात करो 2024 की, नहीं ऊपर देंगे, बढ़ा देंगे, मोदी साहब को देंगे। आज देश में शायद लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद, नेहरू साहब तो जब देश आजाद हुआ था बच्चा बच्चा जानता ही था, चाचा जी के नाम से प्रोजेक्ट किया गया था जी। तो आज अगर बच्चा 5 साल 7 साल के बच्चे से भी घर में पूछोगे तो हर माँ बाप बच्चे को पहला मोदी जी की फोटो दिखाकर और मोदी जी को जरूर याद दिलाते हैं। मोदी जी की फोटो बच्चों के सामने पेश कर दो, आप तुरंत पहचान लेगा मोदी बाबा, ये लोग बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज जो नेगेटिविटी की तरफ लोग जा रहे हैं या नेगेटिविटी को सामने परोस कर लोग वो पॉपुलरिटी गेन करना चाहते हैं, वो विलुप्त तो हो गई है। लोग समझ रहे हैं इस बात को, वो भले ही खुश होते रहे अपने आप में। उत्तर प्रदेश का हाल देख लीजिए आप, अखिलेश जी के जितने भी बयान आप देख लीजिए, अखिलेश जी के मिसयूज हुआ, मशीनरी का मिसयूज हुआ, अभी मेयर हमारे बन कराएंगे, अभी पंचायतों में पता लग जाएगा। अब बताओ 17 मेयर बने, 17 के 17 सुपड़ा साफ हो गए जी। तो इसीलिए पॉजिटिविटी क्या है, समझने वाले लोग ज्यादा हैं, लेकिन जो समझदार लोग हैं वो न्यूसेंस लोगों के साथ में चलते नहीं है, चुप रहते हैं, बुराई नहीं लेना चाहते। लेकिन पॉजिटिविटी सोचने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है और वो समझते भी हैं, रिएक्ट नहीं करते, लेकिन समय आने पर उसका जवाब जरूर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोग नेगेटिविटी की बातें करते हैं तो उसको लोग ज्यादा पकड़ते हैं, ज्यादा देख रहे हैं। लोग इस बात को देख रहे हैं, देश भली प्रकार से देख रहा है। आप ये देखिए ना, 47 करोड़ लोगों के खाते खुल जाना बैंकों में, कभी सोचा किसी ने? 9.5 करोड़ 60 लाख परिवारों में गैस कनेक्शन दे देना। मैं आपकी गैस की ही बात पर आता हूं। सिलेंडर 2012-13 में सिलेंडर की कीमत, जो घरों में गैस एलपीजी उपयोग होती है, उसकी कीमत 955 रुपए थी। 450 रुपए, 425 रुपए सब्सिडी थी। सब्सिडी के कारण वो लोगों को 550 रुपए मिल रहा था। आज सब्सिडी खत्म कर दी। जो 2014 में कीमत 950 रुपए थी, वो बढ़कर केवल कितनी बढ़कर आज 1135 या 25 रुपए का सिलेंडर है। कितनी बढ़ी है 10 साल में? 200 रुपए नहीं बढ़ी। अगर भारत सरकार इसी प्रकार से 500 रुपए सब्सिडी देती तो 10 साल के इतिहास में इतनी तेजी के साथ में गैस के दाम कभी जो बढ़ने की कहते हैं 11, वो 500 से 1100 गिराते, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। लोगों को ये अलग कि 500 रुपए सब्सिडी दे रहे थे भैया, आप रेवड़ी बांट रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, और सब्सिडी का नुकसान देखिए आप। मैं आपका थोड़ा टाइम तो लगा, मुझे आपको लग रहा होगा ज्यादा ले रहे हैं। सब्सिडी मैं भी लेता था, डॉक्टर साहब भी लेते थे। क्या जरूरत थी मुझे सब्सिडी की? क्या जरूरत थी प्रणब जी को सब्सिडी की? 500 रुपए। आज सब्सिडी दी जा रही है जिसको जरूरत है, जो नीडी है, गरीब आदमी है, वोट बैंक के लिए, सबको खुश करने के लिए नहीं। और इन्हीं देश के 1.25 करोड़ लोगों ने, 1.25 करोड़ ने स्वेच्छा कहा नहीं, हम अपनी सब्सिडी छोड़ते हैं, गरीब की बेटी को भी सिलेंडर मिलना चाहिए, गरीब के घर में भी सिलेंडर जाना चाहिए। ये जब प्रधानमंत्री जी को लगा कि 1.25 करोड़ परिवार अगर स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ते हैं तो इन लोगों को, जो अपर मध्यम क्लास लोग हैं, मध्यम क्लास के लोग हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनको सब्सिडी नहीं दी जानी चाहिए, गरीब के घर में सब्सिडी दी जानी चाहिए। लेकिन अगर उसका अंतर देखेंगे तो 950 से 10 साल में केवल गैस के दाम 200 रुपए बढ़े हैं, केवल 200 रुपए बढ़े हैं। लेकिन उसको प्रोजेक्ट करने का भले प्रयास किया जा रहा है गरीबों के अंदर कि 1150 का सिलेंडर हो गया, 500 रुपए का मिलता था, 500 को वो सब्सिडी के कारण मिलता था। इसी प्रकार से टॉयलेट, स्वच्छ भारत मिशन के तहत
12.5 करोड़ परिवारों में टॉयलेट बना देना। घर की बेटी शाम को सूरज ढलने का इंतजार करती थी, कब सूरज ढलेगा और कब वो अपने प्राकृतिक सोच के लिए जंगल की तरफ निकलेगी। रास्ते में खड़ी शाम को दिन छिपने के बाद ऐसी घूरती हुई बदतमीज नजरें उन बहनों को शर्मसार किया करती थी। आज वो घर में शर्म शौकत के साथ में रह रहे। तो इस प्रकार से जो देश में हर वर्ग की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो काम पिछले 8 या 7-9 साल में हुए, उनका कोई मुकाबला नहीं है। कहने को कितने भी कहते रहें, शोर भी लोग मचाते रहते हैं। तो इसीलिए पॉजिटिविटी भी लोगों को दिखाई दे रही है और उसका रिजल्ट भी 24 में ऐसा नहीं है दिखाई नहीं देगा, वो भी 24 में लोगों को नजर आएगा जी। आपके पॉजिटिव इनपुट और नंबर्स के साथ जो आपने डिटेल बताए, वो यकीनन कोई उसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकता। सांसद जी एक और इम्पॉर्टेंट है कि पार्लियामेंट में जो हो रहा है, आप सांसद हैं पार्लियामेंट में, अपोजिशन हमेशा आपसे ये कहती है कि इट इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ द रूलिंग पार्टी टू रन द पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट को चलाने का काम सरकार का है या जो पार्टी इन पावर का है। अब कैसे चलेगा सर? नहीं, देखो क्या है, इसका भी देश अपोजिशन लोगों को जो पार्लियामेंट को नहीं चलने दे रहे, करोड़ रुपए जो बर्बाद हो रहा है उसको भी देश देख रहा है। डिस्कशन करने की अगर आप बात करेंगे तो कभी भी सरकार ने किसी भी इश्यू पर, किसी मुद्दे पर डिस्कस करने के लिए मना ही नहीं किया। लेकिन एक कहावत है गांव के अंदर, देहात के अंदर, एक बच्चा था किसी का, हमारे एक बड़ी पार्टी के नेता जैसा रहा होगा बेचारा, तो वो घर जाके बोलने लगा, माता जी बकरी के कितनी टांगे होती हैं? उसने कहा, माताजी ने कहा, बेटा क्यों नहीं बताओ माताजी? उसने कहा 4। अरे मैं तो शर्त लगाया है, मैं तो शर्त लगा दी, बकरी के 3 टांग होती है। माँ बोली, बेटा तू तो शर्त हार गया। कह रहा, माँ शर्त कैसे हार जाऊंगा, मैं मानूंगा ही नहीं, बकरी के 4 टांग होती है, मैं 3 ही बताता रहूंगा तो कैसे हार जाऊंगा? तो जिसकी मानसिकता ये है, अभी अगर अडानी वाले इशू को अगर आप लेंगे, उस इशू को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कमेटी फाउंड कर दी। हमारे देश के सिस्टम में, कॉन्स्टिट्यूशन में हर जगह प्रावधान है, एक ही विषय पर कभी कभी 2-2, 4-4 एजेंसियां कभी कहीं उस पर कोई जांच करती है क्या? जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी, उन्हीं अपोजिशन के बड़े नेता पवार साहब ने कहा कि ये फॉर्मेलिटी होती है जो पार्लियामेंट की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटियां बनती है, इनके कभी निष्कर्ष नहीं निकलते। उन्होंने वो शब्द नहीं बोला, मैं आपके सामने बोल देता हूं। वो चाहते हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी तो अदानी जी को ब्लैकमेल करने चले जाएंगे, हम तुझे इसमें फंसा देंगे, इसमें फंसा देंगे, और उनको ब्लैकमेल करने के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग है। वरना सुप्रीम कोर्ट ने, रिटायर्ड जज, कोई भी तुम मांगो, कमेटी बना दी। और फिर अदानी जी का देश की पार्लियामेंट से, सिस्टम से क्या लेना देना? देश में करोड़ों लोग अब होने जा रहे हैं धीरे धीरे, जो अदानी जी की तरह हजारों तो हो गए। अब वो हजारों लोग कब सुबह शाम दोपहर को क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उन्हीं पर अगर पार्लियामेंट डिस्कस करती रहेगी तो देश की नई पॉलिसी, देश को आगे बढ़ने की सोच, देश के कानून बदलने की मानसिकता जिससे लोगों को लाभ मिल जाए, उस पर चर्चा कैसे होगी जी? हाँ, देश की मंत्रालय ने, देश की पार्लियामेंट में ने उनको कहीं 2G 3G स्पेक्ट्रम जैसे कॉन्ट्रैक्ट दिए होते, देश ने कुछ किया होता, उन्होंने अगर कुछ किसी को चीट किया है, किसी के साथ में गड़बड़ किया है, किसी का पैसा डूब रहा है, देश की अदालतें हैं, वो लोग जाएं अदालतों में, अदालत उनको कॉल करेगी। क्या आपने देखा है कि देश की पार्लियामेंट किसी को पहला सजा देती है क्या? देश की पार्लियामेंट कैसे सजा देगी? देश की पार्लियामेंट तो कानून बनाती है, ना कि किसी मुलजिम ने कुछ गलत काम किया है तो पार्लियामेंट उसको सजा कैसे दे देगी? तो इतना नहीं है, जो देश के इंटेलेक्चुअल लोग हैं, समझदार लोग, वो समझते भी हैं कि ये केवल राजनीति करने के लिए और नए बिल आएंगे और देश आगे बढ़ेगा। अभी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देश के अंदर, वहां पर जो पुरातत्व विभाग है उनके माध्यम से डेवलपमेंट के बहुत काम रुकते हैं, वो बिल लेके आना था, उसको बदलना था जी। ऐसे 8-10 बिल थे जो और देश की तरक्की करते, उनको परेशानी हो रही है कि और ज्यादा तरक्की होगी तो अगली बार और मोदी साहब 400 पे आ जाएंगे, इसलिए काम ही मत करने दो इनको, पार्लियामेंट को चल नहीं रहा दो। ये भी देश देख रहा है। डिस्कशन आप मांगे ना अपोजिशन का लीडर, किस बात पे चर्चा करना चाहते, हम चर्चा करने को तैयार है, लेकिन जिस विषय का कोई लेना कंसर्न ही नहीं है, आप ही जैसे बुद्धिजीवी लोग, डॉक्टर साहब जैसे लोग बैठे हैं, यही कहेंगे यार उनको तो दिमाग नहीं था, आप सरकार चला रहे हो, आप किस बात पे डिस्कशन शुरू करा दिया जो तुम्हारा लेने देने ही नहीं है, तुम्हारा मतलब ही नहीं है पार्लियामेंट, उसमें समय खराब कर रहे हो। फिर ये देश के लोग इस प्रकार की भाषा बोलेंगे तो हम क्यों नेगेटिविटी की तरफ जाएं और क्यों कोर्ट में लोगों के सामने जाकर खड़े हो? इसलिए पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे तो देश इसका जवाब देगा जी। सर, so you are waiting for the response
from the public for the reaction or anti-reaction or overreaction that is happening. I hope this is what your inference is. नहीं देखो, आप वेट कर रहे हैं कि जनता डिसीजन लेगी या हम वेट करें कि हम कैसे उसको और व्यवस्थित करें? नो डाउट इट इज टफ, नहीं। नो डाउट इट इज, नो डाउट सर, इट इज नो डाउट इट इज ये प्रॉब्लम है कि एक विचार बन पाता है कि हमें अपोजिशन के वजह से, अपोजिशन के लिए अपोजिशन करना है, लेकिन उसमें सर इज देयर ए स्कोप ऑफ फाइंडिंग द हम चलें 2 कदम, आप भी चलो 2 कदम, ना हम पीछे हटे ना आप पीछे हटो? नहीं, जनता का अर्थ मैं समझ नहीं पाया, आप शायद उसको गलत अर्थ लगा गए। जनता मतलब जब इलेक्शन आएगा, 3.5-4 साल सरकार चल गई ना, जब इलेक्शन आएगा तो जनता तब जवाब दे देगी। फिर 5 साल कैसे नहीं चलने देंगे, जब 400 जनता को पता है ना कि तुमने 1 साल यूं बर्बाद कर दिया, और जनता उसका जवाब वहां पर देगी, अपनी वोट से देगी। जनता समझती है। अब वो जो 11 करोड़ किसान जिनका जीवन स्तर ऊपर हो गया है, जो 1.5 बीघा 2 बीघा 4 बीघा 1.5 एकड़ का जमींदार हैं, 4 भाई थे, एक पिताजी के पास 3 एकड़ जमीन थी, 4 भाइयों में बट 1 एकड़ नहीं रही। 1 एकड़ में ना ट्रैक्टर खरीद सकता है ना बैल खरीद सकता है, वो जमीन बंजर पड़ी रहा करती थी। प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि प्रति वर्ष 6,000 रुपए उनको देने के बाद अब वो जुताई करेगा गरीब मजदूर, बुआई करेगा, बीज डालेगा, उसको कहीं किसी साहूकार के कर्जे में नहीं दबना पड़ेगा। किसी गांव के पंच सरपंच से उधार में ट्रैक्टर से तू जोत दे भाई, फसल आएगी तेरा कर्जा चुका दूंगा, ओले पड़ गए, सूखा पड़ गई, वो साहूकार का डंडा बेचारे मजदूर के ऊपर पड़ा रहा। अब वो किसी के हाथ नहीं जोड़ेगा जी। तो किसान सम्मान निधि के माध्यम से जो 11.43 करोड़ किसानों को सम्मान दिया गया है, उनके जीवन स्तर को उठाने का काम किया गया है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा लोगों को समझने की बात है। 34 करोड़ लोगों को, 34 करोड़ युवाओं को मुद्रा बैंक के माध्यम से लोन देने का काम सरकार ने किया जी। और डाटा है, आंकड़े हैं, उनको कैसे छुपा दोगे आप, कहां छुपा दोगे आप? तो इसीलिए वो नौजवान भी समझ रहे हैं जिनको रोजगार मिला है स्टैंड अप से, स्टार्टअप से, मुद्रा बैंक से, रेहड़ी पटरी खोमचा लगाने वाले व्यक्ति 10,000 रुपए बगैर इंटरेस्ट के 1 साल के उनको बैंक लोन दे रहा है। वो रेहड़ी लगाने वाला जिस दुकान के सामने रेहड़ी लगाता है, आप कंफर्म करो, जमीन पर जाकर देखोगे, वो दुकानदार से 2,000 रुपए लेता है। मार्केट से सब्जी फल फ्रूट बेचारा छोले भटूरे जो भी है वो खरीदता है, वो शाम को 3,000 रुपए कमाता है। 2,000 के बदले में उनसे वो कहता है मैं 5 रुपए से एकड़ा ब्याज लूंगा, वो 2,000 के बदले में 2,200-2,300 रुपए तो वो ले लेता है उससे शाम को जी। उस बेचारे को 500 रुपए बचे, अब उसको 2,000 रुपए मांगने की जरूरत नहीं। स्वनिधि योजना जो प्रधानमंत्री जी लेकर आए और जिससे आज कम से कम भी 80 से 90 हजार, लगभग 12,000 रेहड़ी पट्टी वालों ने तो दिल्ली में लोन लिया है। साउथ दिल्ली पार्लियामेंट में कम से कम 3800 लोगों को 10,000 रुपए स्वनिधि। तो इस प्रकार का जो जिसकी जो आवश्यकता है, सरकारों का काम है कि हर व्यक्ति की एक्सपेक्टेशंस जो होती है उसकी आवश्यकता की पूर्ति उसके अनुकूल होनी चाहिए, ना कि उसकी विलासिता की चीजों के लिए होनी चाहिए। उसका पेट भर जाए, सम्मान के साथ में जीवन जिए, ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी द्वारा कर रही है जी। फेयर इनफ सर, ये आपने डेटा और नंबर के साथ अपनी जो विचार रखे वो शायद इसका लोग मूल्यांकन करेंगे। और सही कहा आपने कि जब 24 में मूल्यांकन होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप हार से नहीं डरते, आपको विश्वास है, आपको लगता है कि आपने जो काम किया उस पर ज़रूर मोहर लगेगी। यकीनन सरकार काम कर रही है। यदि सरकार काम नहीं करती तो सेकेंड बार कैसे आती, यदि सरकार काम नहीं करती तो ऑप्टिमिज्म कैसे आता। और शायद यदि देश को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो और सारे पॉजिटिव लोगों को बनाना पड़ेगा, और नेता और नेतृत्व दोनों की बहुत बड़ी भूमिका होगी। मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरी एक बैठक है वर्चुअल, नड्डा जी 5:50 पे बोलेंगे, मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, जो किसानों के नाम से भी गरीबों पर राजनीति करते हैं लोग, वो याद करें कि 2014 में जब मोदी साहब आए थे 1,300 रुपये क्विंटल गेहूँ था जो सरकार ने पेमेंट की है। आज 20-21 रुपये प्रति क्विंटल के 2100 रुपये प्रति क्विंटल से उनकी कीमत गेहूं की दी जा रही है। इसी प्रकार से अगर मैं चावल की बात करूं, राइस की बात करूं, राइस की एमएसपी 1,310 रुपये से बढ़ाकर 2040 आज गरीब आदमी ले रहे हैं। 1.5 गुना प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाने की बात की। जो प्रधानमंत्री ने बात की केवल खोखले वायदे नहीं किए थे, उसको पूरा करने का, जमीन के ऊपर उसका लोगों को प्रत्यक्ष रूप में लाभ देने का काम किया है इस सरकार ने। तो इसीलिए हमें इस बात से
कोई इनको सेटिस्फाई नहीं करना, पोजीशन के जो 500 लोग हैं, 10 पार्टियां हैं, हमें इनको सेटिस्फाई नहीं करना, ये कभी सेटिस्फाई होंगे नहीं। हमारा काम है 125 करोड़ भारत के लोगों को सेटिस्फाई करना, उनकी अपेक्षाएं, उनकी आकांक्षा के अनुसार सरकार काम करे, और मोदी साहब वो काम कर रहे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपसे 2-4 मिनट और लूँगा सर, और बिल्कुल 4 मिनट। मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन, जब मैं ये विजन टेलीविज़न शुरू किया था तो मेरे साथ 3 कैमरामैन थे सर, आज 2 हमारे साथ हैं। मैं चाहता हूँ सर आप उनका सम्मान करें। देवा है और निहाल सिंह है, इन्होंने 20 साल लोगों के लिए, बड़े बड़े चैनलों के लिए काम किया, लेकिन जब हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे प्रोग्राम में आइए और हमारे साथ जुड़िए, जब 7 साल पहले सर मैं कहीं नहीं था, तब ये हमारे साथ खड़े हुए थे। आज मैं उनका सम्मान करना चाहूँगा। देवा और रिक्वेस्ट करूंगा अरविंद सिंह तोमर, रवि कुमार बूंद फाउंडेशन, ये भी आ जाएंगे। बुजुर्ग साहब को जाना है तो जल्दी जल्दी ये कर लें। अरविंद सिंह तोमर, रवि कुमार बूथ फाउंडेशन जो है हमारे रिस्पॉन्सेस में से एक हैं, और अमित जी ये हनी बी का वर्क करते हैं, काम करते हैं। मिस्टर अमित, तो इनको भी विदुर साहब के हाथों से, उनके करकमलों से यहाँ सम्मानित किया जाएगा। और जो हमारी पूरी टीम है, डॉक्टर रमेश गौड़ साहब एनएसडी के डायरेक्टर और आईजीएनसीए में डायरेक्टर कल्चर को लेकर उन्होंने अपनी बात कही आपके सामने। और साथ ही हमारे कुमार मुकेश जी जो कि ऑनरेरी सेक्रेटरी हैं बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के और सीनियर एडवोकेट दिल्ली हाई कोर्ट, उनका भी सम्मान इस अवसर पर। और इन सब के लिए एक बार आप सबकी तरफ से तालियां ज़रूर बजनी चाहिए। करतल बने रमेश विदोड़ी जी समय निकालकर इतनी व्यस्तताओं के बीच यहाँ आए, कुमार मुकेश जी और साथ ही रमेश गौड़ जी, इनका इस सेशन में जिनकी उपस्थिति रही। रमेश जी, आज जो मैं प्रोग्राम कर पाया, इसमें बहुत सारे लोगों ने निस्वार्थ भाव से हमें सपोर्ट किया। और हमारे साथ आज जो उद्घोषक है जैनेंद्र जी हैं, और जैनेंद्र जी के बारे में सर मैं इतना ही कहूँगा, सर मैं जैनेंद्र जी के बारे में इतना ही कहूँगा कि प्रधानमंत्री के जो मन की बात है ये उसके कोर टीम में है सर। जय जय गंगे, जय जय गंगे, नमामि गंगे, नहीं रुकेंगे हम स्वच्छ करेंगे। तू युग युग से बहती आई, तूने ही हमको पाला है। तेरी उंगली पकड़ चलना सीखा, जीवन तूने ही संभाला है।
कर्ज चुकाना है हमको, कर्तव्य निभाना है हमको। नमामि गंगे, स्वच्छ करेंगे, हम स्वच्छ करें